फिल्म की शुरुआत में हम चेन्नई शहर में एक नकाबपोश व्यक्ति को एक काली कार पार्क करते हुए और सड़क पर एक लेजर लाइट डालकर इंतजार करते हुए देखते हैं। पास के लैंप पोस्ट पर एक उल्लू बैठा है। इस बीच कार्तिक नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड रम्या को ड्रॉप करके चला जाता है। कुछ देर बाद जब रम्या घर जा रही थी तभी वह लेजर लाइट पार करती है और नकाबपोश व्यक्ति उस पर हमला करके उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा देता है। इससे रम्या का शरीर काला पड़ जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सड़क के सफाई कर्मचारियों को डस्टबिन में रम्या का शव मिलता है। मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और खबर पूरे देश में वायरल हो जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है और कार्तिक का बयान लेती है। इसके बाद हम मुंबई पुलिस के वरिष्ठ एडीजीपी ध्रुव को देखते हैं। उनका दोस्त अमर सिंह उन्हें रम्या की हत्या की खबर और एक तस्वीर भेजता है। तस्वीर देखते ही ध्रुव सदमे में आ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की भी ठीक इसी तरह मौत हुई थी। हम देखते हैं कि ध्रुव के शरीर का एक हिस्सा भी उसी तरह काला है। इसके बाद ध्रुव सीधे चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। कमिश्नर राजन इस केस को अनऑफिशियल रखने का निर्देश देते हैं। इंस्पेक्टर श्रुति को ध्रुव की मदद के लिए सौंपा जाता है। ध्रुव तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज तलाशे जाते हैं। फेसबुक से पता चलता है कि हत्या की रात रम्या का जन्मदिन था। रात 8:20 बजे उसने बेस्ट बर्थडे एवर पोस्ट किया था और हत्या के बाद रात 2 बजे वर्स्ट बर्थडे एवर पोस्ट हुआ। इसका मतलब है कि हत्यारा उसके प्रोफाइल में घुस गया था। इसके बाद ध्रुव और श्रुति कार्तिक के स्टूडियो जाते हैं। वहाँ मिली तस्वीरों में रम्या के गले में एक लॉकेट दिखता है जो उसकी लाश के साथ नहीं मिला था। कार्तिक बताता है कि वह लॉकेट उसका एक दोस्त अमेरिका से लाया था। इससे उनका शक बढ़ता है। सीसीटीवी में दिखता है कि रामैया से पहले एक काली कस्टमाइज्ड गाड़ी उस सड़क पर आई थी जिसका नंबर प्लेट नकली था। रम्या के घर के पास एक सीसीटीवी फुटेज में एक हुडी पहने लड़के पर एक उल्लू हमला करता हुआ दिखता है जो पहले सीन से मेल खाता है। वह लड़का भागना शुरू कर देता है। हालांकि पास की एक्वेरियम की दुकान का फुटेज अभी तक ध्रुव और उसकी टीम हुडी पहने लड़के के भागने के रास्ते को ट्रैक करती है। लौटते समय ध्रुव की नजर एक पुरानी धूल से भरी काली एम्बेसडर गाड़ी पर पड़ती है। उसे शक होता है क्योंकि गाड़ी के शीशे पर धूल में एक चिन्ह बना हुआ था। दोस्तों, यह वही डॉलर का निशान है जो रामैया की चेन पर था। गाड़ी का मालिक एक बूढ़ा आदमी है और वह कुछ नहीं जानता। फॉरेंसिक टीम आती है और गाड़ी से फिंगरप्रिंट लेती है। हमें पता चलता है कि एक फिंगरप्रिंट 23 साल के एक लड़के से मिलता है जिसका नाम अरिवू है। उसे एक बार ड्रग्स तस्करी के मामले में पकड़ा गया था और रामैया की तरह अरिवू भी उसी इलाके में रहता था। दृश्य स्विमिंग अकादमी में बदल जाता है। अरिवू अभ्यास में ध्यान नहीं दे पा रहा है जिससे उसका कोच गुस्सा हो जाता है। अचानक अरिवू कल्पना करता है कि उसके पास एक लड़की उसे बुला रही है और उस लड़की की कल्पना करते ही अरिवू तुरंत अपने बैग से एक दवा निकालता है। इस बीच श्रुति लोकेशन ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। ध्रुव भी आते हैं। वे अरिवू का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे थाने ले जाने के बजाय क्राइम ब्रांच ले जाते हैं। अरिवू को एक अलग कमरे में रखा जाता है। ध्रुव कहते हैं उससे कुछ मत पूछो, 5-6 घंटे अकेले छोड़ दो, सब बाहर आ जाएगा। अरिवू असहाय होकर कहता है मुझे छोड़ दीजिए, आप लोग गलती कर रहे हैं। इस बीच उसकी बहन अखिला बार बार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रही है। श्रुति रिपोर्ट देती है कि अखिला कॉलेज स्टूडेंट है। अरिवू पिछले 6 महीनों से किसी से ठीक से नहीं मिल रहा है। अरिवू अजीब व्यवहार करना शुरू कर देता है। वह सिर्फ पानी पी रहा है, अचानक गाना गा रहा है, भाषा समझ नहीं आ रही है। अरिवू खाना लौटा देता है और कहता है मुझे मेरी दवा चाहिए, मेरा सिर फट रहा है। ध्रुव को उसके बैग में स्मृति हानि से संबंधित एक दवा मिलती है। इससे ध्रुव का शक बढ़ जाता है, क्या वह कुछ भूलने के लिए दवा ले रहा है। इस बीच अरिवू कल्पना में एक लड़की को देखता है जो उसे लूजर कह रही है। हर बार जब लड़की यह बात कहती है तो वह पानी पीता है, टहलता है, कभी ध्यान में बैठता है और कभी पागल की तरह स्केच बनाता है और फिर मिटा देता है। एक समय कमरे का सारा पानी खत्म हो जाता है। आखिरकार अरिवू एक बाल्टी पानी लेकर उसमें अपना सिर डुबोकर बैठ जाता है, जैसे वह अपने अंदर की किसी चीज को शांत
करना चाहता हो। ध्रुव अरीवू की मानसिक स्थिति देखकर उसे आखिरकार एक टैबलेट देते हैं। फिर वे उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं और पूछते हैं, तुमने रामिया को क्यों मारा? अरीवू सीधा जवाब देता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं हर दिन उसी रास्ते पर जॉगिंग करता हूँ। रामैया का नाम सुनते ही वह भड़क जाता है, मेरा सामने इस नाम का उच्चारण मत करो। श्रुति पूछती है, तो तुमने दीवार पर जिस लड़की का स्केच बनाया था वह कौन है? अरीवू कहता है, यह मेरी पर्सनल बात है, कृपया इसमें मत पड़ो। ध्रुव अब उस डॉलर के निशान की तस्वीर सामने लाते हैं जो गाड़ी के पीछे बना हुआ था। अरीवू कहता है, मैंने वह नहीं बनाया। ध्रुव अब अरीवू के पुराने ड्रग केस का जिक्र करते हैं। अरीवू कबूल करता है कि उसने खुद गूगल करके यह दवा लेना शुरू किया था ताकि वह अपनी कुछ यादें भूल सके। ध्रुव पूछते हैं कि वह कौन सी यादें भूलना चाहता है। इसके बाद वह जो बताता है उससे सभी दंग रह जाते हैं। अरीवू की याददाश्त कैमरे की तरह है। वह कहता है कि जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है वह सब उसे बिल्कुल वैसे ही याद है, यहाँ तक कि जब ध्रुव और श्रुति उसे पकड़ कर लाए तो किसने क्या कहा, गाड़ी का नंबर क्या था, वह सब बता देता है। ध्रुव समझ जाते हैं कि इस लड़के के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। ध्रुव अब एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, वैलेंटाइन डे की रात तुम पैराटूर होटल में क्या कर रहे थे? इस सवाल पर अरीवू के मन में हलचल मच जाती है। ध्रुव निर्देश देते हैं कि उसके मुंह से सच निकलवाओ। आखिरकार अरीवू टूट जाता है, मैं रामैया को जानता हूँ लेकिन वह नहीं जिसकी बात आप कर रहे हैं। मेरी रामैया अलग है। उस रामैया की याददाश्त को भूलने के लिए ही मैं दवा लेता था। मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी रामैया ने मेरी आत्मा को मारा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। कॉलेज में पढ़ते समय रामैया नाम की एक लड़की अरीवू को प्रपोज करती है। धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है। अरीवू का सपना स्विमिंग चैंपियन बनकर सरकारी नौकरी करना था, लेकिन रामैया का सपना अमेरिका में बसना था। एक दिन एक कंपनी का एचआर रामैया को ऑफर देता है, मैं तुम्हें अमेरिका भेज सकता हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इससे रामैया गुस्सा होकर चली जाती है। रात में रामैया अरीवू को सब बताती है। अरीवू कहता है, नौकरी छोड़ दो, लेकिन रामैया कहती है, मेरे सपनों के लिए तुम्हारी सरकारी नौकरी काफी नहीं है। दोनों का रिश्ता टूटने लगता है। गुस्से में एक दिन अरीवू रामैया को थप्पड़ मारकर चला जाता है। इसके बाद अरीवू रामैया से कभी संपर्क नहीं कर पाता। रामैया घर और नौकरी बदल लेती है, लेकिन एक दिन फेसबुक की एक पोस्ट सब कुछ बदल देती है। वैलेंटाइन डे पर रामैया का एक चेक इन देखकर अरीवू एक पब में जाता है। वह देखता है कि रामैया वहाँ उस एचआर के साथ सगाई कर रही है। अरीवू चिल्लाता है, तुम क्या कर रही हो? रामैया तुरंत कहती है, मैं इस लड़के को नहीं जानती। फिर सिक्योरिटी गार्ड आकर अरीवू को पीटते हुए बाहर निकाल देते हैं। उसी रात पुलिस की रेड पड़ती है क्योंकि वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था। ड्रग डीलरों के धक्के से अरीवू पानी में गिर जाता है। पुलिस उसे ड्रग गिरोह का आदमी समझकर पकड़ लेती है और उसी गलती से अरीवू के ऊपर केस लग जाता है। ये सब बताते बताते अरीवू का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वह बेहोश हो जाता है। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। MRI कराते समय डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है कि तुम पहली बार अपने पैरों पर कब चले थे? अरीवू शांत चेहरे से कहता है, हाँ याद है, उस दिन हम सब मंदिर गए थे और पास में एक बड़ा कुआं था। वह फिसलकर उस गहरे कुएं में गिर गया था। लताओं में पैर फंसने से वह बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी उसके पास एक छोटा कछुआ आता है और उसे छूते ही पानी में भंवर बन जाता है। थोड़ी देर बाद एक बड़ा कछुआ आता है और लताएं काट देता है और अरीवू तैरकर ऊपर आ जाता है। फिर उसके पिता उसे बचाते हैं और उस दिन पिता ने जो सलाह दी थी वह आज भी उसे हूबहू याद है। डॉक्टर ध्रुव को बताते हैं, यह एक दुर्लभ मामला है। इस तरह की याददाश्त बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन वह जो दवा ले रहा है वह अब नहीं ले पाएगा। इस बीच अरीवू एक दिल के आकार के अंदर एक डॉलर का निशान बना रहा था जो ध्रुव की नजर में आता है। ध्रुव पूछते हैं, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? अरीवू कबूल करता है, हाँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत स्केचिंग करता हूँ। आपने जिस दिन वह तस्वीर दिखाई थी वह मेरे दिमाग में रह गई थी। लेकिन ध्रुव पूछते हैं, मैंने तो सिर्फ डॉलर का निशान कहा था, तुमने चेन के बारे में कैसे बताया? ध्रुव समझ जाते हैं कि अरीवू कुछ छिपा रहा है। वह तुरंत अरीवू को गिरफ्तार करने का निर्देश देते हैं। अरीवू विरोध करता है और कहता है, सर मैंने वह निशान कई
जगह बनाया है, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्यों बनाया। शायद किसी ग्राहक को ड्रॉप करते समय गाड़ी के शीशे पर बनाया था। अरीवू की बस एक ही गुजारिश है, मेरी बहन के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर मेरे नाम पर केस होगा तो मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ध्रुव पूछते हैं, तुमने वह लॉकेट कहाँ देखा है? अरीवू जवाब देता है, मुझे यकीन है मैंने देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि कहाँ। मुझे स्विमिंग पूल ले चलिए, पानी के नीचे मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। इस वजह से ध्रुव उसे स्विमिंग पूल ले जाते हैं। कैमरे में दिखता है कि अरीवू आधे घंटे तक पानी के नीचे बैठा रहता है। किसी को लगता है कि वह सांस लेने का अभ्यास कर रहा है, लेकिन वह असल में अपनी याददाश्त को सक्रिय कर रहा है। इधर एक्वेरियम का दुकानदार सीसीटीवी फुटेज देता है। उसमें दिखता है कि पहले वह काली कार जाती है, फिर रामैया और आखिर में अरीवू। इधर पानी से बाहर आकर अरीवू बताता है कि उस दिन उसने दाहिनी और पानी में एक पल के लिए एक चेन का रिफ्लेक्शन देखा था, और इस रिफ्लेक्शन की बात सुनकर ध्रुव और उसकी टीम उस एक्वेरियम के दुकानदार द्वारा दिए गए सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं और पाते हैं कि हाँ, एक हैंड ग्लव्स पहना हुआ आदमी चेन ले जा रहा है। यहाँ यह साफ हो जाता है कि हत्यारा अरीवू नहीं है। कहानी में तभी मोड़ आता है। पर्दे पर असली हत्यारा दिखता है। वह एक चूहे को इंजेक्शन दे रहा है और चूहा पूरा काला हो जाता है। एक तरफ वही डॉलर के निशान वाली चेन है और सामने वह पियानो बजा रहा है। यही वह हत्यारा है जिसने रामैया को मारकर उसकी तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की थी। पुलिस ने अब उस काली कार के रास्ते को ट्रैक कर लिया है। बाकी रास्तों की जांच चल रही है। ध्रुव फिर से अरीवू से मिलने जाते हैं, लेकिन अरीवू तब सो रहा था। उसकी बहन अखिला बताती है कि उनके पिता एक ज्योतिषी थे जो प्राचीन सिद्ध मंत्रों का पाठ करते थे और कई महत्वपूर्ण राजनेताओं का भविष्य बता सकते थे। अखिला बताती है कि वह मंत्र नहीं पढ़ सकती, लेकिन अरीवू कभी कभी बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ता है। जब ध्रुव अरीवू से मदद मांगते हैं तो वह गुस्सा होकर कहता है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। आप लोग सिर्फ मेडल पाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो क्या आप ऐसा करते? अरीवू के इस सवाल पर ध्रुव चुप हो जाते हैं। फिर वह अपनी दर्द भरी कहानी बताते हैं। 9 साल पहले मेरी बेटी की भी ठीक इसी तरह मौत हो गई थी। तब प्रिया कॉलेज में एक नई साधारण लड़की थी। एक दिन प्रिया के साथ रैगिंग होती है। तभी प्रिया की दोस्त वीडियो कॉल के जरिए ध्रुव को दूर से सब दिखा रही थी। एक लड़का जिसकी गर्दन पर एक उल्लू बैठा था, वह बार बार प्रिया के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था, लेकिन प्रिया कह रही थी, अगर मैं तुम्हें आई लव यू कहूंगी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाकर कहता है, इस लड़की को क्या लड़की मानते हो? वह केमिस्ट्री की स्टूडेंट तो है, लेकिन हमारे बीच कोई केमिस्ट्री नहीं है। ध्रुव उस लड़के की तस्वीर की जांच करते हैं और पता लगाते हैं कि उसका नाम सादिक है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। प्रिया तब सादिक को बताती है, मेरे पिता पुलिस ऑफिसर हैं। वह तुरंत डर जाता है। लोकल पुलिस के आने पर वे कैंपस छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन अगले दिन प्रिया का शव कॉलेज के पीछे कचरे के ढेर में मिलता है। उसके शरीर पर उसी केमिस्ट्री लैब में बने इंजेक्शन का असर था। कोकेन और मेलानोटन मिलाकर एक घातक इंजेक्शन बनाया गया था। ध्रुव तब बदला लेना शुरू करते हैं। सादिक के गिरोह के 7 लोगों का एनकाउंटर करते हैं, लेकिन जब वे सादिक को पकड़ने जाते हैं तभी कोई उनकी गर्दन में वह इंजेक्शन लगा देता है। बगल से एक लड़की कहती है, अरे बेवकूफ, C3 में देना था, तूने कहाँ दिया? गलत जगह इंजेक्शन लगने से ध्रुव बच जाते हैं, लेकिन उनके शरीर का एक हिस्सा पूरा काला हो जाता है। ध्रुव की बात सुनकर अरीवू कहता है, सर मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन कोच की नजरों से बचकर। अगले दिन ध्रुव उसे मरीन अकादमी के स्विमिंग पूल में ले जाते हैं। अरीवू पानी से भरी दुनिया में डूब जाता है और अपनी कल्पना की दुनिया में पहुंच जाता है। वह देखता है कि हत्यारा लॉकेट लेकर गाड़ी में चढ़ जाता है। बगल में वही उल्लू बैठा है। अरीवू गाड़ी में चढ़ जाता है, लेकिन उल्लू के अलावा कोई उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाता। हत्यारा रामैया की लाश को गाड़ी में लेकर जाता है और डस्टबिन में फेंक देता है। फिर मोबाइल से तस्वीर खींचकर रामैया के फेसबुक पर अपलोड कर देता है। रास्ते में वह मोबाइल भी फेंक देता है। अरीवू गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है
और उसका समय खत्म होने लगता है। उसकी शारीरिक शक्ति भी कम हो रही है, फिर भी वह पानी के नीचे से बाहर नहीं आता क्योंकि वह आखिरी पल तक हत्यारे को देखना चाहता है। गाड़ी एक पुराने घर के सामने रुकती है। हत्यारा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, तभी उल्लू उसे रोक देता है। अरीवू और आगे नहीं बढ़ पाता, समय खत्म हो जाता है। ध्रुव और उनकी टीम अरीवू को पानी से बाहर निकालते हैं। अरीवू सब कुछ बताता है, लेकिन ध्रुव को लगता है कि यह सब मतिभ्रम है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के फुटेज में दिखता है कि अरीवू के बताए रास्ते पर ही वह गाड़ी गई थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। अरीवू जो कुछ भी कह रहा है वह सब हकीकत है। यही उसकी सुपर पावर थी, पानी के अंदर जाकर अतीत की घटनाओं को महसूस कर पाना। ध्रुव और उसकी टीम समझ जाती है कि उन्हें सिर्फ यह लड़का ही बचा सकता है, इसलिए वे फिर से उस रास्ते को फॉलो करना शुरू करते हैं जहां गाड़ी रुकी थी। दोस्तों, एक और सुराग हत्यारे के साथ हमेशा वह उल्लू रहता है। ध्रुव अब इलाके के ऑटो ड्राइवरों से पूछते हैं क्या किसी ने इस इलाके में उल्लू देखा है। पहले सब चुप रहते हैं, फिर पैसे के लालच में सब कहते हैं कि उन्होंने उल्लू देखा है, लेकिन ध्रुव समझ जाते हैं कि वे पैसे के लिए झूठ बोल रहे हैं। तभी वहाँ मौजूद एक अंधी लड़की बताती है कि कभी कभी जब उसके दादा उसे ऑटो में बैठा कर ले जाते थे तो उन्हें पीछे एक सड़क पर उल्लू की आवाज सुनाई देती थी। उसी सुराग के आधार पर ध्रुव एक घर के सामने पहुंचते हैं। घर के गेट पर क्रॉस का निशान दिखता है, जिसके बारे में अरीवू ने बताया था। ध्रुव वीडियो कॉल पर अरीवू को दिखाते हैं, यह रहा वह घर, दूसरी मंजिल पर वह कमरा। लेकिन वहां जाकर वे देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा है और बाहर टू लेट का बोर्ड लगा है। ध्रुव घर के मालिक को बुलाते हैं। वह बताते हैं 6 महीने पहले एक उत्तर भारतीय को किराए पर दिया था, चेहरा नहीं देखा, हमेशा मास्क पहनता था। कमरे का दरवाजा खोलते ही वे देखते हैं कि सभी दीवारें काले रंग से ढकी हुई हैं। चारों ओर रंग के डिब्बे बिखरे पड़े हैं। एक कोने में जले हुए कागज पर द डार्क ट्रूथ लिखा है और एक ड्रग्स की शीशी भी मिलती है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अरीवू अभ्यास के बाद लौटता है और देखता है कि उसका फोन गायब है और अखिला का भी कोई पता नहीं है। एक छोटा लड़का बताता है कि एक काली गाड़ी आई थी और दीदी उसमें बैठकर चली गई। अरीवू को एक पुराना फोन मिलता है। वह अखिला को कॉल करता है, लेकिन फोन बंद है। अखिला उस समय हॉस्टल में अपनी सहेली के घर थी। नेटवर्क न होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था। अरीवू अकेला एक छाता लेकर निकल पड़ता है और तभी हत्यारा आता है। उसकी गर्दन में एक इंजेक्शन लगाता है और भाग जाता है। सुबह ध्रुव के पास फोन आता है। कचरे के ढेर में एक लड़की का शव मिला है। ध्रुव प्रिया को याद करके टूट जाते हैं। अरीवू भी तुरंत दौड़ कर जाता है। सफेद सलवार कमीज देखकर वह चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है और कहता है यह अखिला नहीं है, अखिला कभी हील नहीं पहनती। तभी अखिला का फोन आता है और वह बताती है कि वह घर लौट आई है। हम देखते हैं कि लाश का चेहरा एसिड से जला दिया गया था। उसी इंजेक्शन से शरीर को काला किया गया था। डॉक्टर बताते हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो मेडिकल प्रक्रिया में माहिर है। इस लाश के बारे में पता चलता है वह एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी थी। ध्रुव और उनकी टीम शालिनी के क्लिनिक पर पहुंचते हैं। जानकारी मिलती है कि उनके ग्राहक मुख्य रूप से मॉडल और अभिनेता थे। हाल ही में एक ग्राहक फिल्म निर्देशक राजेश थे। अरीवू फिर से अपने स्विमिंग सेंटर में लौटता है। उस रात वह उस उल्लू को पार करके हत्यारे का पीछा करते हुए कमरे में घुसता है। कमरे के अंदर ड्रग्स का टेस्ट चल रहा है और बगल का कमरा पूरी तरह से अंधेरा है। दीवारों पर कुछ अंग्रेजी शब्द लिखे हैं और उसी के बीच हत्यारा अपने शरीर में एक ट्रूथ सीरम इंजेक्ट करता है। हत्यारा अपनी डायरी खोलकर रामैया की तस्वीर देख रहा है, फिर नीचे लिखता है रेस्ट इन पीस रामैया। तभी उसकी नजर पास रखी एक मैगजीन पर पड़ती है। मैगजीन के कवर पर एक लड़की की तस्वीर उसे आकर्षित करती है। वह तस्वीर को एकटक देखता है, फिर वह कवर का पन्ना फाड़ देता है और उसके बाद अपने चेहरे से मास्क हटा देता है। लेकिन तभी अरीवू का शरीर और नहीं टिक पाता। 30 मिनट से अधिक पानी के नीचे रहने के कारण वह बेहोश होकर ऊपर आ जाता है। डॉक्टर कहते हैं जिंदा है, लेकिन 48 घंटे से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। ध्रुव समझ जाते हैं कि अरीवू ने हत्यारे को पकड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज अरीवू का चयन का दिन है, लेकिन वह अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर है। हालांकि उसके दिमाग में सिर्फ रामैया की बातें
घूम रही है। रामैया जिसके साथ एक दिन इसी सपने को लेकर झगड़ा हुआ था, स्विमिंग चैंपियन बनना, यही उसके जीवन का लक्ष्य था। अरीवू को अचानक होश आ जाता है, वह सीधा प्रतियोगिता के लिए निकल पड़ता है। सबके सामने अरीवू की जीत होती है, वह पहला स्थान हासिल करता है और तभी वह ध्रुव को मैगजीन का कवर पेज दिखाता है। यह वही कवर था जिसे हत्यारे ने उस कमरे में फाड़ दिया था। ध्रुव को याद आता है कि उसने यही मैगजीन रामैया के बॉयफ्रेंड कार्तिक के स्टूडियो में भी देखी थी। तुरंत कार्तिक के ऑफिस में फोन किया जाता है, तब पता चलता है कि मैगजीन में वह लड़की वनीला है। उसकी अनुमति के बिना मैगजीन में उसे छापा गया था। ध्रुव की टीम को लगता है कि वनीला ही हत्यारे का अगला निशाना हो सकती है। श्रुति चुपके से वनीला का पीछा करती है और फिल्म निर्देशक राजेश के ऑफिस पहुंच जाती है। वनीला की ओढ़नी में एक गुप्त कैमरा लगाकर उसकी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वनीला ऑफिस जाकर बताती है, इस मैगजीन में मेरी तस्वीर मेरी अनुमति के बिना छपी है। कोई और कहता है, इस वजह से राजेश सर बहुत गुस्से में हैं। शायद वह तुम्हें अब कास्ट नहीं करेंगे। इस बीच नई लड़की निकिता को तैयार किया जा रहा है, जिसके चेहरे का रंग मैच करने के लिए हॉलीवुड से मेकअप टीम बुलाई गई है। वनीला रोते हुए राजेश से कहती है, आपके लिए मैंने अपना नाम बदल दिया, 6 महीने अस्पताल में रही, अपनी त्वचा का रंग काला किया। दरअसल बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु की बायोपिक बनाने के लिए वनीला को चुना गया था और चूंकि पीवी सिंधु का रंग डार्क टोन का था, इसलिए वनीला को अपना रंग डार्क करने के लिए 6 महीने अस्पताल में रहकर इलाज कराना पड़ा था। वह कहती है, मैंने यह सब सिर्फ इस फिल्म के लिए किया। राजेश ठंडे लहजे में जवाब देते हैं, सब बिजनेस है वनीला, मैं अभी 4 भाषाओं में फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। इसके बाद वह वनीला को बाहर निकाल देते हैं। तब निर्माता की बेटी निकिता वनीला के पास आती है, मैंने सुना है कि तुमने इस किरदार के लिए बहुत कुछ सीखा है, क्या तुम मुझे कुछ सिखाओगी? मैं आज रात एक पार्टी में बे रिसोर्ट जा रही हूँ, अगर तुम आओगी तो मुझे खुशी होगी। वनीला निकल पड़ती है। इधर श्रुति उसका पीछा कर रही थी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर फंसने की वजह से वनीला नजरों से ओझल हो जाती है। श्रुति तुरंत ध्रुव को बताती है। ध्रुव अरीवू को वनीला के पते पर जाने के लिए कहते हैं। अरीवू वहाँ जाकर भी देखता है कि दरवाजा बंद है। ध्रुव कहते हैं, तुम वहीं इंतजार करो, जब वह आए तो मुझे बताना। रात हो जाती है, तभी हत्यारे की गाड़ी निकलती है। इधर वनीला का फोन चालू होते ही लोकेशन ट्रैक हो जाती है। वह अब बे रिसोर्ट में है। ध्रुव और उनकी टीम रिसोर्ट की ओर दौड़ती है। वहाँ वे राजेश और वनीला को एक साथ देखते हैं। वनीला को पार्टी से दूर जाते देखकर ध्रुव ध्यान देते हैं कि कार्तिक भी वहाँ फोटोग्राफी कर रहा है। ध्रुव कार्तिक से पूछते हैं, तुमने वनीला को पहली बार कहाँ देखा था? कार्तिक बताता है कि उसने एक दवा की दुकान पर वनीला को देखा था और चुपके से आकर उसकी तस्वीर ली थी। बाद में स्टूडियो में कुछ प्रोफेशनल फोटो खिंचवाई। उन तस्वीरों को देखकर ही राजेश ने वनीला को पसंद किया था। लेकिन इधर वनीला धीरे धीरे कार्तिक से प्यार करने लगी थी। वैलेंटाइन डे पर उसने लॉकेट के साथ पेंडेंट गिफ्ट करके प्रपोज किया। दोस्तों, यह वही लॉकेट है जो बाद में रामैया के पास मिला था। लेकिन कार्तिक साफ कह देता है कि वह वनीला से प्यार नहीं करता। फिर भी वनीला उसे वह लॉकेट दे देती है। इधर अरीवू अभी भी दरवाजे के सामने है। तभी एक फूड डिलीवरी आती है। अरीवू समझ जाता है कि अंदर कोई है। वह खटखटाता है। एक लड़का दरवाजा खोलते ही वह अंदर घुस जाता है। तुरंत 2 लोग अरीवू पर हमला करते हैं, उसे पानी वाले कमरे में बंद कर देते हैं। कार्तिक बताता है कि वनीला एक बहुत अच्छी मॉडल बन सकती थी, लेकिन एक स्किन केयर क्लिनिक के विज्ञापन में काम करने के बाद उसका करियर खराब हो गया। यह वही डॉक्टर शालिनी का क्लिनिक था जहां राजेश ने वनीला का स्किन टोन डार्क कराने के लिए इलाज करवाया था, लेकिन वनीला इंजेक्शन और लेजर सर्जरी के लिए तैयार नहीं थी। उधर वनीला के 2 सहायकों को लगता है कि अरीवू मर गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अरीवू 30 मिनट तक पानी में रह सकता है। अरीवू उठकर उन दोनों को बुरी तरह पीटता है। ध्रुव अचानक एक रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि वनीला का डार्क टोन और गहरा लग रहा है। वह फोटो का विश्लेषण करते हैं और पाते हैं कि इस लड़की का नाम मेघा है, जो सादिक के गिरोह की सदस्य है। दूसरी ओर अरीवू वनीला के गुप्त कमरे में जाता है। कंप्यूटर चालू करते ही
डेस्कटॉप वॉलपेपर पर एक पुरानी तस्वीर दिखती है, एक अलग पहचान वाली अलग वनीला। वहाँ साफ दिखता है कि उसकी गर्दन पर एक उल्लू का टैटू है। अरीवू तुरंत ध्रुव को बताता है। ध्रुव तब प्रीति द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलाते हैं। उसमें दिखता है कि सादिक के बगल में मेघा खड़ी है। अब साफ है कि मेघा ही वनीला बनकर घूम रही है। तभी मेघा को बीच पर चलते हुए देखा जाता है। निकिता उसे कॉल करके मिलने जाती है, लेकिन मेघा का इरादा निकिता को मारना था। जैसे ही मेघा इंजेक्शन लगाने वाली होती है, ध्रुव गोली चलाकर मेघा को रोक देते हैं। मरने से पहले मेघा सिर्फ एक ही लाइन कहती है, होल स्पेस डार्क, व्हाई स्टार्स अलोन स्पार्क, पूरी जगह अंधेरी है, सितारे अकेले क्यों चमकते हैं। यही उसकी हर हत्या का थीम था। कमरे की दीवारों पर मेघा के मन का अंधेरा लिखा हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि मेघा ने इतने खून क्यों किए, उसने सबके शरीर में काला इंजेक्शन क्यों लगाया। दरअसल मेघा सादिक की प्रेमिका थी, लेकिन मेघा का रंग सांवला था और सादिक उसे लेकर मजाक उड़ाता था। इसी अपमान से मेघा के अंदर बदले की आग भड़क उठी। मेघा केमिस्ट्री की छात्रा थी, इसलिए उसने खुद एक इंजेक्शन बनाया। पहले उसने चूहों पर इसका परीक्षण किया, फिर उसने सादिक को ही पहला शिकार बनाया। इसके बाद प्रिया और धीरे धीरे वह छिप जाती है। कुछ दिनों बाद कार्तिक मेघा की तस्वीर लेकर उसे राजेश के पास ले जाता है। राजेश उसका नाम वनीला रख देते हैं। मेघा कार्तिक से प्यार करती थी, इसलिए वैलेंटाइन डे पर उसने पेंडेंट गिफ्ट करके प्रपोज किया, लेकिन कार्तिक उसे ठुकरा देता है और वही पेंडेंट रामैया को दे देता है। यह सहन न कर पाने पर मेघा रामैया को भी मार देती है। डॉक्टर शालिनी ने मेघा का स्किन ट्रीटमेंट किया था, लेकिन उसकी अनुमति के बिना उसने उसकी पुरानी और नई तस्वीर को एक साथ मिलाकर मैगजीन में छाप दिया। इससे वनीला का करियर खत्म हो गया और इसलिए डॉक्टर शालिनी की भी हत्या हो जाती है। मेघा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने उसके काले रंग को लेकर उसका अपमान किया, उसके सपने छीन लिए और उसे नजरअंदाज किया।